शुरू करेंगे होमवर्क के साथ। क्या क्या दिया था पहले तो कौन बताएगा? अच्छा, एक चीज और हमें करेक्ट करनी है। हम लोगों ने कल जैसे देखा था कि लार्जेस्ट जो खादी फ्लैग था इनॉग्रेट कहाँ किया गया था? वो लद्दाख में किया गया था। वही फ्लैग है जो कि हर जगह पर डिस्प्ले किया जा रहा है। दैट्स द सेम फ्लैग। तो अगर आए कि इनॉग्रेट कहाँ किया गया तो आंसर वुड बी लद्दाख। क्वेश्चन अगर आता है कि आर्मी डे पर कहाँ डिस्प्ले किया गया था तो आंसर इज राजस्थान, जैसलमेर। वेट का हल्का सा इसमें बस मिस इन्फॉर्मेशन है, बट सेम ही फ्लैग है वो। हाँ हाँ, ओपेक प्लस कंट्रीज टोटल प्लस 10 है। और आप क्या कह रहे हो? 13 थी सिर्फ ओपेक। फर्क है दोनों में, ओपेक और ओपेक प्लस में फर्क है। बातें नहीं करेंगे, यहां ध्यान दो। ओपेक कंट्रीज वो कंट्रीज हैं जो कि फॉर्मली, ओपेक वो कंट्रीज हैं जो कि फॉर्मल एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, जिनके यहाँ पर ऑयल वेल्स हैं और साथ में उन लोगों ने सप्लाई और डिमांड के हिसाब से चलने का वादा किया हुआ है। ओपेक प्लस वो कंट्रीज हैं जिन्होंने सप्लाई और डिमांड के हिसाब से चलने का वादा किया हुआ है, उनके पास ऑयल वेल्स भी हैं, बट दे आर नॉट दी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट। ओपेक प्लस तो बस इनफॉर्मल से हम लोग कह देते हैं, इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, इसका कोई आप कह लो सेक्रेटरीट नहीं है, कोई चार्टर नहीं है। ठीक बात है। तो हल्का सा ये डिफरेंस है दोनों में। ओपेक प्लस में कितनी कंट्रीज हैं टोटल? 10। इज मलेशिया a part of OPEC plus? No, Malaysia is not a part of OPEC plus. हाय रब्बा, ओपेक प्लस का पार्ट मलेशिया है, मेक्सिको है, सूडान है, साउथ सूडान, रशिया, वेनेजुएला। वेनेजुएला किसका पार्ट है? ओपेक का पार्ट है। सऊदी अरेबिया ओपेक का ही पार्ट है वो भी। ठीक है। और कजाकिस्तान ओपेक प्लस में है या नहीं है? वो है। अजरबैजान प्लस में है वो। तो आपने ध्यान रखना है कि वो देश जहां पर ऑयल वेल्स हैं बट दे आर नॉट दी पार्ट ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, दीज आर दी पार्ट ऑफ ओपेक प्लस कंट्रीज। ठीक है। और क्या दिया था? एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स ईपीआई रिलीज कौन करता है? येल यूनिवर्सिटी या डब्ल्यूईएफ? येल यूनिवर्सिटी। येल यूनिवर्सिटी ध्यान रखिएगा, इन कोलैबोरेशन विद डब्ल्यूईएफ, बट जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज येल यूनिवर्सिटी। कहां पर है येल यूनिवर्सिटी? अमेरिका में, कनाडा में? अमेरिका। ठीक है। और क्या दिया था इसमें? पैरामीटर्स कौन कौन से है, कोई बताए? इसमें 3 इंडिकेटर्स हैं। बातें क्यों कर रहे हो आप लोग? एक मिनट, सब यूनिट। और बच्चे बाहर हैं थोड़े बहुत? सारे आ गए? आप ही लेटो मतलब सबसे। चाय वाय पीने गए थे? चाय तो ठीक है, वाई कैसी लगी? ठीक है। ईपीआई के पैरामीटर्स कौन बताएगा? यूनिक। 3 इंडिकेटर्स, 3 पैरामीटर्स, कोई बातें नहीं करेगा, ध्यान देंगे। इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं ईपीआई के? यूनिक। एयर क्वालिटी, एयर पोल्यूशन, सेम दोनों चीजें नहीं है? पता नहीं मैं की लिखा सी। ये क्या है? और सबसे घटिया आज तक का जो एक्सक्यूज है वो यही है कि मुझे नहीं पता मैंने क्या लिखा है। कौन बताएगा इंडिकेटर्स ऑफ ईपीआई?
जी, फिशरीज, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, क्लाइमेट चेंज, देखिए बता दो। बायोडाइवर्सिटी, एयर क्वालिटी, कितने हैं टोटल? हैं 32 इंडिकेटर्स, 7 पैरामीटर्स हैं, नहीं याद करेंगे। 4 से ऊपर चला गया नहीं याद कर रहे हैं, पेपर में चाहे आए चाहे नहीं आए हमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं टोटल? 117 ही है, क्योंकि 112 से शुरुआत हुई थी। जब पहले ये एडीपी आया था, एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, तब तो टोटल आपके 112, आप धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं। नाउ देयर आर 117 डिस्ट्रिक्ट्स। इंडिकेटर्स नहीं जानने की जरूरत, पता होना चाहिए नॉर्मल लिटरेसी रेट थोड़ा सा कम होगा, एजुकेशन थोड़ा सा पीछे रहेगा बाकी और डिस्ट्रिक्ट से, मोर्टेलिटी रेट थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, आपका सैनिटेशन थोड़ा सा लेवल डाउन रहेगा। हाँ, उस पर भी आ रहे हैं, ये तो खत्म करने दो। सबर है जिंदगी में? नहीं है? अलग ही प्लेन पर है, यूनिक। हाँ, और बताओ। ओपेक कंट्रीज का निमोनिक बनाना था, बनाया किसी ने? चेतन बनाया है? उन्होंने बनाया है, उनका नाम चेतन है? की फर्क पैदा है, सुन लेंगे। क्या बनाया आपने निमोनिक? अपने लिए बनाया है, सेल्फिश। क्या बनाया आपने? एक्वा, VEIL, वेल, स्किन, ये तो 12 ही हुए। ये तो 12 ही हुई, फिर 13 है ना? क्या, कहाँ लगाऊं उसको? रहता क्या है? कौन? अब कंट्रीज के नाम बता दो एक बार। रशिया तो है ही नहीं। ए से क्या है? अल्जीरिया। क्यू से? कतर है या नहीं? अब कतर छोड़ा जा चुका है। कतर, इंडोनेशिया, इक्वाडोर, ये 3 कंट्रीज हैं जो कि पहले पार्ट थे, अब नहीं है। हैं? ई से इक्वाडोर होगा, ए इजिप्ट होगा। इक्वाडोर हो भी जा चुका है, पुराना है ये, हम नहीं मानते से। रिसेंट लेटेस्ट चाहिए अपने को। निमोनिक बना लेना प्लीज, कहने का मकसद ये है कि निमोनिक की अपनी चीजें याद नहीं रहेंगी। आ जाओ, और कुछ दिया था? हैं? CCPI तो कर लिया था हम लोगों ने। हम लोगों ने कहा था कि डिफरेंस देखकर आएंगे हम लोग CCPI में, EPI में और ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, ये 3 किए थे हमने, और एक और चौथा भी किया था, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स, किए थे टोटल ये 4 हम लोगों ने। इनमें क्या डिफरेंस है, सभी को दिमाग में आइडिया है? नहीं आइडिया दिमाग में? तभी तो होमवर्क दिया था। ये चारों इंडेक्सेस जो हैं वो मर्ज हो जाएंगे और आपको नहीं याद रहेंगे पेपर में बैठ के। इसीलिए मकसद ये है कि पहले ही किसी इंडेक्स को याद करने के लिए निमोनिक बना लो, कोई स्टोरी बना लो, कोई फॉर्मूला बना लो। ठीक बात है, यही होमवर्क कल के लिए भी आप लोगों के लिए। क्या बनाया सीखा? हाँ,
शाबाश। मुझे नहीं समझ में आया क्या कह गया ये। CCPI भी जर्मन वॉच ही है, वो भी वॉच करती होगी। नहीं, सही बात है, आपने अपने हिसाब से याद करना है, वो उसका याद करने का तरीका है। उसने कम से कम काम तो किया है, घटिया काम किया पर चलो किया। याद होना चाहिए, चाहे घटिया है चाहे बढ़िया, फर्क नहीं पड़ता। याद हो गया, मुझे भी याद हो गया, इसे भी याद हो गया। मैं वही तो कह रही हूँ, इन चीजों से याद रहती है सारी की सारी फैक्ट्स। इंडिया का रैंक है CCPI में 10th। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में क्या रैंक है? 7। हाँ, ये हम लिखते हैं चिट्ठी आज बैठ के सारे कि एक बना दो भाई, पेपर में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, एक एक नंबर से पेपर रह रहा है हमारा। आ जाओ, किसी को कोई डाउट है पिछली क्लासेस में? है किसी को कोई डाउट? चले आगे, अक्टूबर शुरू करें आज। आ जाओ फिर, अक्टूबर 2021। आप लोगों ने विचार किया कि हमें क्या करना है? 10 महीने के करने हैं या 12 महीने करने हैं टोटल? 10 महीने करने के हक में कौन है कि 10 मंथ्स करेंगे और फिर उसके बाद में रिवीजन करेंगे इन्हीं सारे टॉपिक्स की? ट्वेल्व मंथ्स वाले कितने की? यार हमें तो 12 मंथ्स ही करने हैं। लड़ेंगे नहीं, एक दिन और आपके पास डिसाइड करने के लिए। स्पेशल मेजोरिटी, मैं प्रेसिडेंट हूं, मेरे पास वीटो है। आ जाओ, पहला क्वेश्चन आ जाओ। हाँ, पढ़ो जरा, एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास। पहला स्टेटमेंट, रुको रुको, पहला ऑप्शन है दिस एक्सरसाइज इज बिटवीन इंडिया एंड रशिया, यस और नो? बिटवीन इंडिया एंड USA। क्या एक्सरसाइज बायलेटरल है, ट्राइलेटरल है? जापान किसका पार्ट है? बायलेटरल है। जापान किसका पार्ट है? मालाबार एक्सरसाइज का, जिसमें इंडिया, जापान, USA और ऑस्ट्रेलिया है। और ठीक है, सेकंड देखो ऑप्शन, इट इज द लार्जेस्ट रनिंग जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एंड डिफेंस कोऑपरेशन एंडेवर बिटवीन द टू कंट्रीज। क्या ये लार्जेस्ट है? लार्जेस्ट का मतलब होता है मोर नंबर ऑफ फोर्सेस आर डिप्लॉयड ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। टोटल चलती है 14 डेज, और वर्ल्ड में जितने भी एक्सरसाइज होते हैं उनमें सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ फोर्सेस के एम्प्लॉयज हैं वो यहाँ पर डिप्लॉय किए जाते हैं। तो यस, दिस इज दी वर्ल्ड की लार्जेस्ट ट्रेनिंग एक्सरसाइज। याद रखेंगे इसे, बट ये सिर्फ कैसी है? बायलेटरल। अगर हम मल्टीलेटरल चले गए तो उसमें डिफरेंट डेफिनेशन आ जाएगी, उसमें ये फिर लार्जेस्ट नहीं रहेगी। नहीं पता? होमवर्क लिखो कि मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेज में सबसे बड़ी लार्जेस्ट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज कौन सी है? वैसे तो कोई खास इंपॉर्टेंट फैक्ट है नहीं ये, बट फिर भी फॉर योर मन की शांति, आंसर क्या है इसका? B2 ओनली। चलो नेक्स्ट आ जाओ फिर। अग्नि 5 मिसाइल, फर्स्ट ऑप्शन, इट इज ए न्यूक्लियर कैपेबल क्रूज मिसाइल। नो, व्हाई नो? इट इज ए न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल। The first option is wrong. Second, it has range of about 5,000 kilometers. अग्नि 5 5,000 ऐसे याद किया हम लोगों ने। अग्नि 4 का 4,000 है, अग्नि 3 का 3,000 है, अग्नि 1 का कितना है? 700 किलोमीटर। आप ध्यान रखना, चाहे अग्नि 1 से लेकर अग्नि 6 ही क्यों ना आ गई हो, इन सभी में जो फ्यूल यूज होता है दैट्स काइंड ऑफ सॉलिड फ्यूल। ठीक है, याद रखेंगे इसे। अग्नि 5 कितनी स्टेज की मिसाइल रहेगी? 1, 2 और 3?
3 की, जितना लंबा रेंज उतने ही नंबर ऑफ स्टेजेस। अग्नि 1 700 किलोमीटर है, कितनी स्टेज रहेंगी उसमें? 1। अग्नि 2 में 2 स्टेज, अग्नि 3 में भी 2 स्टेज, फिर आगे आपकी 3 होते चले जाते हैं। रहेगा याद? चलो सेकंड, थर्ड, इट वेज क्लोज टू 50 टन। 1 टन में कितने किलोग्राम होते हैं? 1000 या 100? 1000 किलोग्राम। तो टोटल कितने हो गए इसमें? 50,000 किलोग्राम। अगर इस पूरी मिसाइल का वेट 50,000 किलोग्राम है तो ये कितना पेलोड अपने साथ लेकर जा सकती है? अराउंड 1500 kg। 50,000 टोटल वेट है इसका, लेकिन पेलोड का वेट कितना है? सिर्फ और सिर्फ 1500 किलोग्राम। 1.5 टन भी अगर आ जाए तो ठीक लिखना उसको आप लोग। ठीक बात है। तो सॉलिड फ्यूल है, 3 स्टेजेस हैं और न्यूक्लियर कैपेबल है। इसमें हम लोगों ने एक बार कंसेप्ट किया था MIRV का, याद है आप लोगों को? MIRV की फुल फॉर्म कौन बताएगा? कौन बताएगा फुल फॉर्म इसकी? मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल। ये हमने किया था कि एक साथ हम लोगों ने 10 पेलोड्स को रखा हुआ है और वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। उससे होगा क्या? मोर एरिया विल बी कवर्ड और मोर डिस्ट्रक्शन विल बी कॉज्ड। दैट्स आवर मोटिव, मोर डिस्ट्रक्शन। ठीक बात है। तो एक तो ये भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। MIRV टेक्नोलॉजी ऑल्सो कम्स विद अग्नि 5 एंड अग्नि 6। आंसर बताओ जरा इसका। 2 and 3। ठीक है, ऑप्शन बी। कौन बनाते तो आपको पता ही है, हल्का सा DRDO ही नॉर्मली रहेगा इसमें, और ICBM है नॉर्मली, अग्नि 5 अग्नि 6। ICBM क्या होते हैं आपके? इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स। सरमत मिसाइल वाज ऑफ विच कंट्री? रशिया। नेपच्यून मिसाइल? यूक्रेन। आयरन बीम प्रोजेक्ट? इजराइल। आयरन डोम प्रोजेक्ट? इजराइल। गजनी मिसाइल? पाकिस्तान। नाम से क्लियर। गजनी या गजनवी? गजनी तो वो हो गया ना, गजनवी मिसाइल है। आ जाओ नेक्स्ट। रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स, सुना है इसके बारे में? कि किसी भी कंट्री में कोई भी कंपनी कितना इन्वेस्ट करना चाहती है रिगार्डिंग द रिन्यूएबल एनर्जी। मेरे पास पैसे हैं, क्या मैं इंडिया में जाऊंगी सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए या विंड एनर्जी पावर प्लांट लगाने के लिए या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने के लिए? तो उस कंट्री में कैसा माहौल है, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज हैं, कितना टैक्स रेट है, लैंड लेने में दिक्कत होती है कि नहीं होती है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेने में दिक्कत होती है कि नहीं होती है, सारा इन्वेस्टमेंट का जो पूरा माहौल है वो कितना अच्छा है, ये बताने के लिए आता है ये वाला इंडेक्स। ठीक बात है। रिन्यूएबल एनर्जी अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स। फर्स्ट ऑप्शन, इट इज पब्लिश्ड बाय अर्न्स्ट एंड यंग ग्लोबल लिमिटेड और WEF। WEF और EY लिमिटेड। EY लिमिटेड। कोई खास इंडेक्स नहीं है तो खास ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है ये। ठीक है। सेकंड, इंडिया इज एट 3rd स्पॉट। ओके, टोटल है कितनी कंट्रीज? इंडिया अगर 3rd पर है तो 4 मत कहना, टोटल कितनी है? 4 क्या क्या करो 0, 40। टोटल 40 कंट्रीज हैं जिसको इस इंडेक्स में हम लोगों ने मेजर किया है। फिर आ जाओ थर्ड ऑप्शन, द इंडेक्स इज टॉप्ड बाय USA। यस यस, तो तीनों ही ऑप्शन आपके क्या है? सही हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? EY का USA में।
तभी यूएसए टॉपर है। यस, नो। हेडक्वार्टर है इसका लंदन। आपको याद है यंग बंगाल मूवमेंट, हेनरी विवियन डेरोजियो उसने चलाया था। कहाँ का था वो? यूके का। तो पता होना चाहिए अर्न्स्ट और यंग का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? यूके में, लंदन में। ऐसे याद कर सकते हो, यंग भी उसमें, यंग बंगाल मूवमेंट में यंग है। याद करने का तरीका है। आ जाओ, फिर है आपका क्वेश्चन। इसका आंसर क्या रहेगा हमारा? डी, ऑल ऑफ दी अबव, तीनों सही है। विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड टाइम फॉर इंडिया ड्राइव, विच इज अ ट्रेड प्रमोशन इवेंट टू बूस्ट बायलैटरल ट्रेड विद इंडिया? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क। स्वीडन। कितने लोग हैं स्वीडन वाले? तो आंसर है आपका स्वीडन। नॉर्मली होगा क्या इस पूरे प्रोग्राम में, हम क्या चाह रहे हैं कि लोग जो है आफ्टर लॉकडाउन्स टूरिज्म थोड़ा सा और एक्सप्लोर करें। तो अब किसी भी कंट्री में जाने के लिए आपको वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, इससे टूरिज्म बढ़ता है। अगर आपको कहीं घूमने के लिए जाना हो और आपसे कोई आरटीपीसीआर रिपोर्ट मांग ले तो मौत आ जाती है कि अब जाना पड़ेगा, टेस्ट करवाना पड़ेगा, और वो आएगी 2 दिन में रिपोर्ट आके, है ना। तो हम चाहते हैं कि वैक्सीनेशन रिपोर्ट हम लोग ना लेकर जाए, टूरिज्म हमारा प्रमोट होता रहे। इससे होगा क्या? ट्रेड भी इंप्रूव होगा और हमारा जो टूरिज्म वो भी प्रमोट होगा। इट्स टाइम फॉर इंडिया एंड स्वीडन। चलो नेक्स्ट है आपका दादा साहब फाल्के अवार्ड। अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 51st दादा साहब फाल्के अवार्ड, जो कि अभी दिया गया था नॉर्मली। इट वॉज गिवन टू मनोज बाजपेयी फॉर फैमिली मैन 2। इट इज गिवन टू रजनीकांत। आपने क्या बोला? रजनीकांत। 2021 में ये इसको मिला था। मैंने जब एमसीक्यू बनाया था तब तक रजनीकांत था। 52nd है वो, 51st हम लोगों ने पूछा है। ध्यान रखना इस चीज का भी, क्योंकि कई बार होता क्या है ना, पेपर इकट्ठे कई सारे सेट बनते हैं, तो कोई सेट किसी एग्जाम में चला जाता है, कोई सेट किसी एग्जाम में चला जाता है, तो उस टाइम पर ही 51st वाला रिसेंट रहा होगा। फरहान अख्तर को मिला है, पक्की बात है, फरहान अख्तर को मिला है। कल का न्यूज़पेपर मैंने नहीं पढ़ा नहीं अभी तक। किसको मिला है? रणवीर सिंह को मिला है। होमवर्क लिखो कि क्या कोई अवार्ड रिलीज किया गया है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ यूनिक। इसने पूरी क्लास को कंफ्यूज कर दिया। यही है लास्ट, ये अक्टूबर में दिया गया यार, तो अक्टूबर अगला तो आने दो कम से कम। हाँ चलो आ जाओ। पहला सेकेंड स्टेटमेंट, इट वॉज अवॉर्डेड टू द फर्स्ट टाइम टू देविका रानी, द फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा। ठीक है। what is the name of the first silent film of India? राजा हरिश्चंद्र। और पहली नॉन साइलेंट मूवी आलम आरा। राइट। ठीक है। कब से शुरू किया गया ये अवार्ड देना? 1969। ठीक। चलो, तो रजनीकांत को मिला है। उनका निकनेम क्या है? रजनी। उनको प्यार से क्या बोलते हैं यार? अन्ना। अन्ना जी नहीं बोलना। आ जाओ, नेक्स्ट आओ तुम। Which organization releases the rule of law index? रूल ऑफ लॉ इंडेक्स देखो जरा, कौन निकालता है इसे? WEF, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, एंड नन ऑफ द अबव। सर आवाज आ रही है आज तक? ठीक है। बी चेक कर लिया, गूगल कर लिया।
गूगल यहां तो कर लोगे। आंसर है इसका बी, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। क्वेश्चन है लेकिन अब ये नहीं है। चलो ये तो है ही है, बट अब मैं आप लोगों से क्या पूछना चाह रही हूँ, मुझे बताना जरा कि इंडिया का रैंक क्या है इसमें, इन फॉर हाउ मेनी कंट्रीज। ये नहीं चेक किया? 79 लिखो, इंडिया का रैंक 79। जिनको नहीं पता है उनको लिखवा रही हूँ, 79 आउट ऑफ 139 कंट्रीज। ये वो इंडेक्स है जहां पर आप घर घर जाकर पूछते हैं कि क्या आपको लगता है आपके देश में करप्शन है, या आपके देश में रूल ऑफ लॉ है, कि एक्चुअल में जो चीजें लॉ में लिखी गई हैं वही उसका इंप्लीमेंटेशन होता है कि नहीं होता है। तो इट इज बेसिकली द परसेप्शन। हमने एक बार वो भी क्या था, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, जहां पर हम लोगों ने ये देखा था कि एक्चुअल में करप्शन है या नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ रहा हमें। आपको लगता है कि करप्शन है या नहीं है, उससे फर्क पड़ रहा है। एक्चुअल में वो ना भी रहे तो सेम उसी लेवल पर ये भी है कि एक्चुअल में रूल ऑफ लॉ पूरे इंडिया में है या नहीं है, ये लोगों से पूछा जाता है। इट्स दी परसेप्शन इंडेक्स। इंडिया का रैंक कितना है इसमें? 79 आउट ऑफ 139 कंट्रीज है। हाँ, हाउस होल्ड सर्वे है। कोई भी यहाँ तक पूछ, सैंपल्स होते हैं, पूरे 136 करोड़ लोगों से नहीं पूछेंगे, सैंपल्स होते हैं। अराउंड 10,000 हो गया, 15,000 हो गया, ऐसे सैंपल्स लिए जाते हैं। क्वेश्चनियर भी भेजे जाते हैं, ऑनलाइन भी होता है ये। अब क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट रैंक किसका है? नॉर्वे फिनलैंड दोनों इकट्ठे हैं? नकल भी ढंग से नहीं करनी आई। फर्स्ट रैंक है डेनमार्क का। बॉटम में कौन सी कंट्री है? पाकिस्तान। इतनी हेटरेड। अफगानिस्तान भी नहीं है, वो बस खुश नहीं है अफगानिस्तान, बाकी सब में ठीक है वो। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में सबसे बॉटम में है वो। इसमें आपका वेनेजुएला, सोचा ही नहीं था कभी। वेनेजुएला बॉटम में है, डेनमार्क फर्स्ट पर है, इंडिया 79 में है, टोटल 139 है। और रिलीज कौन करता है? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। ये जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी में भी आया हुआ है एक बार। यूपीएससी 2017 में या 16 में आया हुआ है ये क्वेश्चन, या 18 में, इन्हीं 3 सालों में कभी आया हुआ है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो पीपीएससी में भी आ सकते हैं। तो इसका रैंक, इसके पैरामीटर्स वगैरह सब ध्यान में रखेंगे। चलो नेक्स्ट, इसका आंसर क्या रहेगा? आंसर बी। ये जो आपका वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सबसे ज्यादा जस्टिस कौन सी कंट्री में होता है? अमेरिका, नीदरलैंड्स, कीनिया वाला कौन है ये? लिखो हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी। चलो इसका आंसर आपका बी। नेक्स्ट आपका इन विच फील्ड डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट एंड ड्यूडो डब्ल्यू इम्बेंस, इनको नोबेल प्राइज मिला है? किस फील्ड में मिला है? इकोनॉमिक्स। ठीक है, किस लिए मिला है? वेजेस का कुछ है, ठीक है। किस लिए मिला इकोनॉमिक्स में नोबेल पीस प्राइज, नोबेल इकोनॉमिक्स प्राइज? कि किस तरीके से, सुनो, किस तरीके से पूरे वर्ल्ड में जो लेबर मार्केट्स फंक्शन करते हैं, उस लेबर मार्केट पर किस तरीके से इंपैक्ट पड़ता है मिनिमम वेजेस का, और आपका इमिग्रेशन का, माइग्रेशन का, या फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज का। इट इज दी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कॉजल रिलेशनशिप ऑफ मिनिमम वेजेस, कि अगर आपके देश में बढ़िया वेजेस अगर आप लोग दे रहे हो तो आपका जो लेबर मार्केट रहेगा वो काफी खुशहाल रहेगा। जो लोग काम करते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में, जहां पर आपका डेटा रहता है कि आप काम करते हैं,
आपकी ये इनकम है, आपका टीडीएस कट रहा है। तो वो सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर में आगे सरकार को पता है कि आप काम कर रहे हैं। लेकिन वो लोग जो कि विदाउट इन डेटा काम कर रहे हैं, अभी इस पूरी बिल्डिंग को बनाने के लिए कितने सारे लोग काम कर रहे थे, क्या उन्होंने अपना डेटा सरकार को दिया है कि हम लोगों ने 2 महीने यहाँ पर काम किया है? सरकार को अगर उनके लिए कोई भी वेजेस निकालनी होंगी तो उनको पता है कि कितने लोग हैं एक्चुअली जिनको हमें वेजेस देनी है ना। तो वो सब चीजें जो हैं कि मिनिमम वेजेस कितनी है, तो और आपका इमिग्रेशन कितना है, बाहर से लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आपके यहाँ से लोग जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, इन सभी चीजों का जो इम्पैक्ट है क्वांटिटेटिवली कितना पड़ता है ऑन दी लेबर मार्केट फंक्शन। तो इसका जो फॉर्मूला है वो दिया था इन तीनों ने। कैसे याद करोगे अब इसे? ये तो सिर्फ इकोनॉमिक्स वाला हो गया, बाकी और कई सारे मेडिसिन वाले भी करवाऊंगी अभी मैं। कार्ड, इकोनॉमी, डेबिट कार्ड्स और एंग्रिस्ट, पैसे ना हो तो एंगर आता है, या फिर जो जोश भी कर सकते हो कि पैसे आते तो जोश आ जाता है, ठीक है। और पैसा हो तो सही गाइडेंस मिल जाती है। निमोनिक सुनो, आपका नाम क्या है? पंकज। पंकज का निमोनिक है कार्ड को ढंग से गाइड करो नहीं तो एंगर आ जाएगा, है? याद हो जाना चाहिए, कहने का मकसद ये है। रहेगा याद? कलम और नोबेल प्राइज भी करेंगे, उसके भी निमोनिक्स बनाएंगे ऐसे ऐसे, क्योंकि बहुत सारे नाम है। चलो, तो इसका आंसर है आपका डी, इकोनॉमिक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, फर्स्ट ऑप्शन, इंडियाज रैंक इज 101 आउट ऑफ 116 कंट्रीज। सही बात है, ठीक है। सेकेंड, इंडिया इज इट इज जॉइंटली रिलीज्ड बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ। यस? नहीं यूनिक? अच्छा, तो आंसर रहेगा इसका सी। क्वेश्चन अब आप लोगों के लिए ये है कि इसको कौन कौन से पैरामीटर्स के हिसाब से हम लोग किसी भी कंट्री को जज करते हैं। व्हाट आर दी बेसिक पैरामीटर्स फॉर दिस इंडेक्स? सबसे पहला है आपका चाइल्ड स्टंटिंग। ओके, स्टंटिंग का मतलब क्या होता है? हाइट और एज का प्रोपोर्शन नहीं है, ठीक है। और चाइल्ड वेस्टिंग, ओके, इसका क्या मतलब होता है वेस्टिंग का? वेट विद रिस्पेक्ट टू हाइट और एज। और तीसरा मैलनरिशमेंट तो है ही, इसी के तो कंपोनेंट्स हैं ये। अंडर नरिशमेंट, थर्ड है आपका अंडर नरिशमेंट। फोर्थ चाइल्ड मोर्टेलिटी, राइट, नाइस। इट इज द चाइल्ड मोर्टेलिटी लेस देन 5 years ऑफ एज। यहाँ पर भी लेस देन 5 years ऑफ एज, यहाँ पर भी लेस देन 5, और यहाँ पर भी लेस देन 5 years ऑफ एज के जो बच्चे हैं, अगर वो स्टंटेड ज्यादा हैं, वो वेस्टेड ज्यादा हैं, वो अंडर नरिश्ड ज्यादा हैं, या फिर चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है पूरे किसी कंट्री में, तो उसका रैंक आता है लो। तो पैरामीटर्स पता होने चाहिए, किसने रिलीज किया है ये पता होना चाहिए, इंडिया का रैंक अभी क्या है ये पता होना चाहिए, पिछले साल के मुकाबले इंडिया ने क्या किया है, इसमें इंप्रूवमेंट करी है, फिर डाउनग्रेड हुआ है रैंक, डाउनग्रेड हुआ है इसमें रैंक, ठीक। चलो, कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि जो कंसर्न वर्ल्ड वाइड है वो कौन सी कंट्री की ऑर्गेनाइजेशन है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड है आपका आयरलैंड का, और जो ये वेल्थ हंगर लाइफ है ये आपकी जर्मनी का। लिख लो हल्का सा, पेपर में कई बार क्वेश्चन देखे हुए मैंने ऐसे ऐसे, तो लिख लो इसको। कंसर्न वर्ल्ड वाइड आयरलैंड का है और वो है जर्मनी का, ठीक है। आ जाओ, तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारा? सी। इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड
फर्स्ट ऑप्शन, एवरी ईयर 11th of October is celebrated as International Day of the Girl Child. What is the day for National Day for the Girl Child? 24th of January. कब से शुरू हुआ था वो डे मनाना हम लोगों ने? 2008 में. नाइस. सेकंड पढ़ो ऑप्शन. द थीम फॉर 2021 इज डिजिटल जनरेशन, आवर जनरेशन. व्हाट वाज द थीम फॉर नेशनल गर्ल चाइल्ड डे? है एम्पावरमेंट गर्ल्स. ये इस बार वाली है, पिछले साल वाली देख रहे हो आप? सेम. इंटरनेशनल डे फॉर द गर्ल चाइल्ड की भी थीम सेम है और नेशनल डे फॉर द गर्ल चाइल्ड की थीम भी सेम है. दिमाग लगाना ही नहीं है, क्या जरूरत है लगाने की जब ये थीम तो सही बैठी रही है. ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका? सी. Which ministry is responsible for the celebration of National Girl Child Day? Ministry of Health, Ministry of Social Justice, Ministry of Women and Child Development या नोटा? Ministry of Women and Child Development. मौजे में पूरे सभी सोसाइटीज का जस्टिस की हम बात करते हैं, यहाँ पर स्पेशली सिर्फ गर्ल्स की हम बात कर रहे हैं. तो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. ठीक है, चलो. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम कब आई थी? स्कीम ये 2015 में आई थी. कहाँ से शुरू की? पानीपत से. हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट है पानीपत. कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज आर इन्वॉल्व मिनिस्ट्रीज इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम? विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ. ये तीन मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं. तो इट इज अ ट्राई मिनिस्टीरियल प्रोग्राम. याद रहेगा? ठीक है. नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स. ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं कि क्या आपके देश में खाना अवेलेबल है. अगर वो अवेलेबल है तो क्या लोग उसको अफोर्ड कर पा रहे हैं, या फिर आप खाना बनाने के लिए बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हो. ठीक बात है, तो ये पैरामीटर्स रहेंगे, हम लिखेंगे भी इसको. ऑप्शन बताओ पहला. इंडिया इज एट 61st स्पॉट आउट ऑफ 113 कंट्रीज. यस और नो? 61st है 71st है? सेकेंड ऑप्शन पढ़ो जरा. डेनमार्क टॉप द इंडेक्स. यस, ओके. थर्ड, इट इज डिजाइन्ड बाय लंडन बेस्ड इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट एंड स्पॉन्सर्ड बाय कॉर्टेवा एग्री साइंस. यस या फिर पता नहीं? यस. तो इंडिया का रैंक है इसमें 71 आउट ऑफ 113 कंट्रीज. याद रखना आप लोगों ने सारा ये. कल पूछूंगी मैं सारे इंडेक्स में इंडिया के रैंक्स. तो कैसे याद करो? फूड सिक्योरिटी में कैसे याद करोगे इसे? हैं? हो गया? सेवेंटी 71 के वॉर में फूड सिक्योरिटी कम हो गई थी. 71 रैंक है. फूड सिक्योरिटी कम हो गई थी तो सिक्योरिटी भी तो कम हो ही गई थी, फूड सिक्योरिटी भी कम हो गई. ऐसे याद कर लो. कर सकते हो ऐसे याद, अपना अपना तरीका है. मैं पहले बता रही हूँ, लेकिन आपको ये रैंक याद होने चाहिए. पेपर में बैठ के ये चीज़ आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए कि हाँ ये रैंक मैंने पढ़ा था और मैंने याद नहीं किया था. ये मैं सच्ची बता रही हूँ. अगर मुझे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस दिखे जो कि मैंने करवाए हुए होंगे और आप लोग गलत रहे होंगे, बैन है तुम्हारा मोहाली में घुसना. दिख मत जाना मुझे, तुम जा रहे. मैं बता दिया. जो रैंक हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया
चाहे साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाना पड़े, आप लोगों को वो रैंक याद होना चाहिए। सिर्फ यही वाले कर लो, गनीमत है। इसके अलावा और कुछ करने को कह भी नहीं रही मैं। आ जाओ, इसका आंसर क्या रहेगा? 2 and 3, आंसर वुड बी बी। अच्छा, पैरामीटर्स लिखो इसके। डेनमार्क ने टॉप नहीं किया भाई इसमें, आयरलैंड ने टॉप किया है। हाँ, ऑप्शंस भी गलत हो सकते हैं, हैं? हाँ लिखो, आयरलैंड टॉप द इंडेक्स। मैं लिखवा रही हूँ, ऑप्शंस गलत हैं इसमें। एग्जाम में अगर ऐसा आ जाएगा तो ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं। हाँ, क्वेश्चन खत्म हो जाता है। आ जाओ, आयरलैंड टॉप द इंडेक्स। पैरामीटर्स लिखो इसके। पैरामीटर्स, फूड अफोर्डेबिलिटी, फूड अफोर्डेबिलिटी नहीं, ये मत लिखो, ये काटो जरा। पहला लिखो फूड अवेलेबिलिटी लिखो पहला। फूड अवेलेबिलिटी याद करने में आसानी रहेगी, इसलिए ऐसे लिखवा रही हूँ। फूड अवेलेबिलिटी, फूड पहले तो होना चाहिए और फिर बाद में लोग उसको अफोर्ड कर पाए, तो फूड अफोर्डेबिलिटी। दूसरा है आपका फूड अफोर्डेबिलिटी। थर्ड लिखेंगे, जो फूड आप अफोर्ड कर पा रहे हो दैट शुड बी सेफ एंड क्वालिटी वाइज अच्छा होना चाहिए, तो क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ फूड, थर्ड पैरामीटर। फोर्थ लिखेंगे नेचुरल रिसोर्सेज, कि आपने फूड को उगाने के लिए क्या बायोडाइवर्सिटी को हानि पहुंचाई है, कि क्या वो लैंड पहले फॉरेस्ट की लैंड हुआ करती थी और आपने एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया वहां पर। एंड लास्ट में रेजिलियंस, रेजिलियंस इज क्लाइमेट रेजिलियंस, क्लाइमेट रेजिलियंस, ड्रॉट रेजिलियंस, कि ऐसी क्रॉप आप वहां उगा रहे हो जहां पर उसका क्लाइमेट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल शुगर केन के लिए पानी ज्यादा चाहिए होता है, तो ये कहाँ मिलेगा पूरे इंडिया में हमें? जहां पर पानी ज्यादा होगा। कहां पर इंडिया में पानी ज्यादा? उत्तर प्रदेश, ओके। महाराष्ट्र में पानी ज्यादा है, यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स हैं, वेस्टर्न घाट से बारिश ज्यादा होती है, लेकिन ये वाली जो साइड है महाराष्ट्र की, यहाँ बारिश नहीं होती है, एरिड रीजन है ये तो। बट फिर महाराष्ट्र में क्यों उगाते हैं शुगर केन? ब्लैक सॉइल है, बट उत्तर प्रदेश में ब्लैक सॉइल नहीं है, एलुवियल सॉइल में भी उग जाता है शुगर केन। तो वहां पर सरकार की तरफ से इरिगेशन प्रोवाइड करवाई गई है। अगर पानी नेचुरली नहीं है तो आर्टिफिशियली तो आ सकता है कहीं ना कहीं से, लेकिन क्या वो जो, चलो ठीक है, यहाँ पर हो गया महाराष्ट्र वाला। क्या पंजाब में शुगर केन राइस उगता है? पंजाब इज अ मेजर हब ऑफ राइस, सेम राइस और सेम शुगर केन, पानी ज्यादा चाहिए तो दोनों क्रॉप्स को। क्या पंजाब की मिट्टी, पंजाब की जो सॉइल है, क्या वो सुटेबल है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ राइस? वाई नो? क्योंकि वहां पर सॉइल का वाटर होल्डिंग कंटेंट जो है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो कम है। एक होता है कि सॉइल में ही पानी प्रेजेंट है, दूसरा होता है सॉइल में से पानी पर्कुलेट करके ग्राउंड वाटर का पार्ट बन गया, है ना। तो वैसी मिट्टी जो कि पानी को होल्ड करके रखती है, दोज सॉइल्स आर अच्छी सॉइल्स फॉर दी शुगर केन एंड राइस कल्टीवेशन। क्या आपने आज तक सुना है कि पंजाब को हम लोग चावल का राजा कह रहे हैं? चावल का राजा मतलब चावल ज्यादा उगता है यहाँ पर। आपने सुना है पंजाब इज मक्के की रोटी सरसों का साग? यहाँ पर क्या उगना चाहिए था मेरी सॉइल के हिसाब से? मेज और सरसों का तेल, सरसों का साग। सरसों क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मस्टर्ड, मस्टर्ड सिर्फ, मस्टर्ड ऑयल नहीं। हाँ तो ठीक है, तो कहने का मकसद ये है डिफरेंट जगहों पर जो सॉइल जिसके लिए अच्छी बनी हुई है, आप वही क्रॉप लगाओ ना वहां पर। महाराष्ट्र में पानी वैसे ही नहीं आता, आपने इरिगेशन दे भी दिया तो पानी लोगों के घरों तक पहुंचाओ तो पहले, यहाँ पर शुगर केन बाद में लगा लेना। बट यहाँ पर गवर्नमेंट की पॉलिसीज अब ऐसी हैं कि शुगर केन थोड़ा सा ज्यादा बिकता भी है, और यहाँ पर क्लाइमेट ऐसा है कि यहाँ पर पानी जो है मॉइस्चर थोड़ा सा हवा में रहता है,
और ज़्यादा गर्मी भी नहीं, ज़्यादा सर्दी भी नहीं होती, ये वाला एरिया ऐसा ही है। तो इसलिए शुगर केन की जो इंडस्ट्रीज हैं वो जा चुकी है फ्रॉम उत्तर प्रदेश टू महाराष्ट्र। ठीक बात है। तो कहने का मकसद है कि जब आप इस फूड सिक्योरिटी इंडेक्स को करोगे तो क्या आपने फूड उगाने के लिए क्लाइमेट को ध्यान में रखा है, क्या आपने एनवायरनमेंट को ध्यान में रखा है, क्या आपने उस खाने को सेफ बनाया है, क्वालिटी वाइज अच्छा बनाया है, आपने ज़्यादा पेस्टिसाइड तो यूज़ नहीं करे, और आपने वो फूड लोगों तक पहुंचाया है और लोग उसको अफोर्ड भी कर पाए हैं। दीज आर दी 5 पैरामीटर्स। रहेंगे याद? चलें आगे। चलो, इसका आंसर क्या रहेगा? करेक्ट पूछा है ना, सिर्फ और सिर्फ 3 ओनली आंसर आना चाहिए। इसको हम ठीक करवा देंगे पीडीएफ में भी, 3 ओनली। ठीक है, चलो। हाँ जी, इनकरेक्ट आ जाएगा। 1 and 2 ऑप्शन था उसमें, कुछ भी है मतलब। अमा यार, आओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इंडियाज कहाँ है क्वेश्चन? हाँ, इंडियाज न्यूएस्ट टाइगर रिजर्व। यस मैम, तो ठीक है क्या? पहला ऑप्शन, इट इज दी 53rd टाइगर रिजर्व इन दी कंट्री। सही बात है। इंडिया में अभी कितने टाइगर रिजर्व्स हैं? 53। किसी भी जगह को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करना है कि नहीं करना है, दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज विद विच अथॉरिटी? NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इज NTCA a statutory or non-statutory body? Statutory body under the Act of Wildlife Protection Act 2006 अमेंडमेंट 1972 में आया था ओरिजिनल एक्ट, बट बाद में इसमें अमेंडमेंट की गई थी ताकि इस NTCA को फॉर्म किया जा सके। तो 2006 है 2003 है, दोनों में मैं कंफ्यूज हूँ, एक बार चेक कर लेना इसको। 6 है या 3 है, दोनों में से एक है, मुझे अब स्ट्राइक नहीं कर रहा कि एक्चुअल में क्या है। चेक कर लेना इसको आप लोग। चलो नेक्स्ट ऑप्शन, इट इज इन स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। नाम क्या है इसका? गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। थर्ड ऑप्शन देखो जरा, इट इज द कंबाइंड एरियाज ऑफ गुरु घासीदास नेशनल पार्क एंड तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक बात है, ओके। आंसर क्या रहेगा इसका? ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन अब ये नहीं है, क्वेश्चन ये है आप लोगों के लिए कि इंडिया में कितने नंबर ऑफ टाइगर्स प्रेजेंट हैं? 2967 अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट टाइगर सर्वे। कौन करता है टाइगर सर्वे? NTCA। अथॉरिटी किस लिए बना रखा है फिर? NTCA कुछ काम भी तो करोगे। अच्छा, और पूरे इंडिया में कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइगर्स मिलते हैं? MP, मिजोरम, हाँ मध्य प्रदेश। MP से समझ गई मैं, अनपढ़ नहीं हूं मैं। MP कितने हैं नंबर ऑफ टाइगर्स? 524 या 26? 2026। 2 का डिफरेंस है एग्जैक्ट। 526 है MP में और कर्नाटका में है आपके 524। याद रहेंगे दोनों हैं? अच्छा, इसलिए याद है, ओके ठीक है। क्वेश्चन अब अच्छा एक और मेरे पास, इंडिया में टाइगर्स कितनी लैंडस्केप्स पर मिलते हैं? कहाँ कहाँ मिलते हैं इंडिया में टाइगर्स? लैंडस्केप भाइयों बहनों, स्टेट्स नहीं। वेस्टर्न घाट्स, इंडिया में टोटल देयर आर 5 लैंडस्केप्स जहां पर आपको टाइगर्स मिल जाएंगे। लिखो, पहला वेस्टर्न घाट्स, दूसरा रॉयल बंगाल टाइगर कहां पर है? सुंदरबंस। सेकंड लिखो सुंदरबंस। थर्ड लिखो ईस्टर्न इंडिया एंड ईस्टर्न घाट्स। लिखते जाओ। सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न घाट्स, सेंट्रल हाईलैंड्स एंड ईस्टर्न घाट्स। और कहाँ मिलेंगे? हरियाणा पंजाब में मिलते हैं टाइगर्स, यहाँ शेर मिलते हैं।
हाँ, तो डिफरेंस है दोनों में, शेर और टाइगर्स में। ये मिलते हैं आपके फोर्थ लैंडस्केप है शिवालिक हिल्स। शिवालिक हिल्स कहाँ पर मिलेंगे आपको नॉर्मली? ये सेंट्रल हिमालयाज, थोड़ा सा और नीचे आ जाओ। आउटर हिमालयाज, आउटर हिमालयाज को हम क्या बोलते हैं? शिवालिक्स भी बोलते हैं। कसौली की पहाड़ियां, कौन सी पहाड़ियां हैं? शिवालिक की पहाड़ियां हैं। ठीक है, फिफ्थ लैंडस्केप लिखो, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एंड ब्रह्मपुत्रा एरिया। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एंड ब्रह्मपुत्रा वैली लिख लो, ये फिफ्थ है, इकट्ठा ही है। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया प्लस ब्रह्मपुत्रा वैली। अब ब्रह्मपुत्रा पर नॉर्थ ईस्ट में तो जाती है, तो ये एनटीसीए की तरफ से 5 लैंडस्केप्स हैं जो कि बताए गए हैं कि यहाँ पर आपको मिलते हैं टाइगर्स। इंडिया में सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में है? मध्य प्रदेश में है। और टोटल कितने हैं? 2967। अभी न्यूज में भी था ये कि जो ये सर्वे हुआ है रिसेंट वाला, ये गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल हुआ है ये वाला सर्वे, क्योंकि सबसे ज्यादा कैमराज लगाए गए थे फॉर ट्रैपिंग ऑफ दी टाइगर्स। ठीक बात है। चलो एक और क्वेश्चन। सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन 2010 कहां पर है ये जगह? रशिया में है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या बोला था कि हम लोग 2022 तक या 2020 तक, 2022 तक हम टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो कितनी कर देंगे? डबल कर देंगे। टी इंटू टू, एक्स नहीं है वो, टाइगर डबल, टी इंटू टू। ठीक है, इंडिया ने अचीव कर लिया है। उस टाइम इंडिया में कितने थे? 2010 में 1411, अब कितने हैं? 2967, तो ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं हमारे। ठीक है, तो इंडिया हैज ऑलरेडी अचीव द टारगेट ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन। किसमें हुआ था? फिलीपींस में क्या हुआ था? पीलीभीत टाइगर रिजर्व, वहां क्या हुआ था? पता करके आना क्या पढ़ा था, मुझे भी कंफ्यूज मत करो। हाँ जी, हाँ, टी इंटू टू क्या है? अवार्ड मिला है उसको पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। राइट राइट। एक और अवार्ड भी मिला था, कंजर्वेशन रिजर्व बनाने के लिए भी एक अवार्ड मिला था, इसी जब सर्वे आया था ये। देखेंगे जुलाई वाले में करेंगे इसे, जुलाई में मिला था। ग्लोबल टाइगर डे कब मनाते हैं? ग्लोबल टाइगर डे 29 जुलाई। याद रखेंगे सारी इंफॉर्मेशन को। टाइगर का कौन सा IUCN में नाम है, कैटेगरी है? एंडेंजर्ड। रहेगा याद? चलें आगे। चलो, अच्छा, इसका आंसर था आपका डी। अलीबाग व्हाइट अनियन, इसको मिला है अभी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। कौन से स्टेट से है ये? महाराष्ट्र। क्वेश्चन अब ये नहीं है, क्वेश्चन अब ये है कि एक और चीज है जिसको अभी रिसेंटली अक्टूबर में ही GI टैग मिला था, वो मुझे बताना कौन से स्टेट में है। मैंने पूछा ही नहीं कि अरुणाचल कहाँ से आ गया स्टेट, अभी मैंने पूछा ही नहीं ना अभी। मैं पूछना चाह रही हूं, सुना इसका नाम? घर में बनी हुई वाइन बाय राइस, आसाम, नॉर्थ ईस्ट में मिलती है मेनली ये। ठीक है, हाँ जी, जे है ये, जे ये नहीं है। हाँ जी, जापान में ही मिलती है, राइस की वाइन जापान में ही मिलती है। अच्छा, नहीं मुझे नहीं पता, मुझे इन बारे में जानकारी नहीं है।
शरीफ लोग हैं। ये कहाँ पर है, किस स्टेट में है? आसाम। एक और है जिसको अभी जीआई टैग मिला था इसी दौरान जब इसको मिला था, सोजत मेहंदी, राजस्थान, राइट। क्वेश्चन अब ये है कि इंडिया में कौन से एक्ट के तहत जीआई टैग दिए जाते हैं? हमने पहले भी किया हुआ है ये। कौन सा एक्ट है? 1999 तो है, ठीक है। नाम क्या है एक्ट का? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट, जीआई ब्रैकेट में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। इसकी जो पूरी रजिस्ट्री है वो कहां पर है? चेन्नई, ठीक है। चलो, और पूरे वर्ल्ड में ये कौन करता है रेगुलेट? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इसी के अंदर हम लोगों ने क्या लिखा था? ट्रिप्स अग्रीमेंट। कितने सालों के लिए वैलिड रहता है ये? 10 सालों के लिए। इंडिया में 10 सालों के लिए, 20 या 10? 10 साल। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तीनों याद रखनी है आपने, सोजत मेहंदी, जुडीमा और अलीबाबा, अलीबाग के व्हाइट अनियंस, जो कि काफी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी हैं इनकी। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे। न्यूज में था ये। फर्स्ट ऑप्शन, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 23rd October एवरी ईयर। 23 अक्टूबर को है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन, दिस डे केम इनटू बीइंग विद द adoption of Bishkek Declaration by 12 countries on the conservation of snow leopards। सही लग रही है। पेपर में क्वेश्चन आता है, बिश्केक डिक्लेरेशन इज रिगार्डिंग विच स्पीशी? स्नो लेपर्ड। सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन इज रिगार्डिंग विच स्पीशी? टाइगर्स। ठीक है, और भी आएंगे डिक्लेरेशन, सभी वो करेंगे इन्वायरमेंट में। आ जाओ, कहाँ कहाँ पर मिलते हैं आपको स्नो लेपर्ड्स पूरे वर्ल्ड में? क्या करो, गोदावरी, लद्दाख में, अच्छा। पूरे वर्ल्ड में कहाँ मिलते हैं? हिमालयन रीजन आपका, सेंट्रल एशिया जो है ना आपका, ये अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इंडिया वाला पार्ट, जहां जहां पर हिमालयाज के ब्रांचेस हैं। सुलेमान रेंज इज अ पार्ट ऑफ हिमालयाज। Hindu Kush Mountains, branch of Himalayas. Arakan Yuma, Myanmar is a part of Himalayas. Andaman Nicobar is an extension of Himalayas. Yes, तो वहां पर आपको सभी को ये मिल जाएंगे, बट अंडमान निकोबार में नहीं है ये। स्नो लेपर्ड है ना? हाँ, नॉर्थ ईस्ट में भी है। हाँ, आपकी चाइना वाली साइड भी है। ये तियानवेन, कुनमिन, ऐसे ऐसे नाम है उसमें, जैसे बर्तन खड़कते हैं ना, वैसी आवाज आई तो वैसा नाम है उनका। आ जाओ। हाँ, तो टोटल हमारे पास है, लिखो 12 कंट्रीज आर प्रेजेंट। 12 कंट्रीज हैं जहां पर हमें मिलता है स्नो लेपर्ड। इंडिया में कहाँ कहाँ मिलता है? कौन से स्टेट में मिलता है? लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल, उस साइड मिलता है ये। नॉर्थ ईस्ट में मिलता है, अरुणाचल, आसाम वाला एरिया में, सिक्किम वाले एरिया में ही मिलता है। ठीक है, इसकी थीम लिखो जरा इस इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे की। 23 अक्टूबर है, कैसे याद करोगे स्नो लेपर्ड 23 अक्टूबर? यूनिक कुछ हो जाए, यूनिक सा नाम। 23 रोल नंबर था तुम्हारा स्कूल का, उसे स्नो लेपर्ड कैसे कनेक्ट किया आपने? हाँ जी, टू प्लस थ्री 5 हो गया, 5 की शेप ऐसे है तो स्नो लेपर्ड हो गया। अक्टूबर कैसे याद करोगे? 23 तो याद कर लिया। याद करना, थीम लिखो तुम लोग। थीम है हेल्दी स्नो लेपर्ड,
लिखो लिखो, हेल्दी स्नो लेपर्ड, हेल्दी स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन, हेल्दी इकोसिस्टम, हेल्दी स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन, हेल्दी इकोसिस्टम, ये थीम, इसकी थीम पर क्वेश्चन आता है। हेल्दी इकोसिस्टम, आ जाओ, इसका आंसर क्या रहेगा? ABCD। चलो नेक्स्ट आओ, DG सक्षम प्रोग्राम, फर्स्ट ऑप्शन, इट इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यस और नो? यस वाले कितने हैं? नो वाले? क्या है, फिर कौन सी मिनिस्ट्री है सर? एजुकेशन, लेबर मिनिस्ट्री, सही है, लेबर मिनिस्ट्री। यस, इट इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। सक्षम का मतलब क्या है? स्किल डेवलपमेंट करवानी। स्किल डेवलपमेंट करवाओगे तो आपको कहीं जाकर काम मिलेगा। काम वाली मिनिस्ट्री कौन सी है? लेबर वाली। वैसे याद रखेंगे इसे। और बेसिकली फोकस क्या रहेगा हमारा इस पे कि हम वो स्किल्स दें जो कि आपकी कंप्यूटर रिलेटेड है, सारी की सारी, मोबाइल्स वाली या फिर इंटरनेट वाली, जहाँ पर डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज होती है। चलो नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ेंगे जरा इसका। इट सीक्स टू प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग इन डिजिटल स्किल्स टू 3 लाख यूथ ऑफ द कंट्री, यस और नो? यस। टारगेट ध्यान रखना, कम से कम 3 लाख यूथ को हमें डिजिटल स्किल्स में ट्रेनिंग देनी है। तो आंसर वुड बी ABCD, बी ओनली, ठीक है। बोथ 1 and 2, बोथ क्यों होगा? किसने बोला है बोथ? आ जाओ, आंसर रहेगा उसका बी। चलो नेक्स्ट हम लोग करेंगे प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट। कौन रिलीज करता है? UNEP, UNDP, WMO या फिर वर्ल्ड बैंक? UNEP। एमिशन गैप रिपोर्ट रिलीज्ड बाय UNDP, EP, UNEP। एमिशन गैप रिपोर्ट हो जाए चाहे प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट हो जाए, ये सब रिलीज किया जाता है बाय UNEP। ये बेसिकली क्या है आपकी रिपोर्ट, जिसमें ये बताया गया है कि अगर मान लो वो सारी कंट्रीज जिन्होंने पेरिस एग्रीमेंट में बोला था कि हम ये सारे काम कर देंगे बाय 2030, तब भी जो टारगेट है पेरिस एग्रीमेंट का वो आप लोग अचीव नहीं कर सकते। अगर पूरा जोर आप लगा भी लो तब भी आप सब कुछ अचीव करने के बावजूद भी जो टारगेट है पेरिस एग्रीमेंट का वो आप अचीव नहीं कर सकते। क्या टारगेट है पेरिस एग्रीमेंट का, कौन बताएगा? पेरिस एग्रीमेंट का टारगेट है आपका कि हमें कोशिश करनी है कि अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है जो हमारा था प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स में, उसको हम 2 डिग्री ज़्यादा ना बढ़ने दें। बट कोशिश हम कितनी करेंगे? कम से कम हम लोग कोशिश करेंगे कि 1.5 डिग्री तक ही हम लोग सीमित रह सके। हम बात कर रहे हैं अर्थ के एवरेज टेम्परेचर की फ्रॉम द प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स, जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुई थी। उस टाइम पर माहौल ठीक था, एनवायरमेंट पोल्यूशन नहीं था इतना, GHGs भी इतने नहीं रिलीज हुआ करते थे, ना ही ग्लोबल वार्मिंग इतना ज़्यादा था। तो उसके मुकाबले हमें सिर्फ और सिर्फ 2 डिग्री और हम आगे बढ़ सकते हैं टेम्परेचर में, उससे ज़्यादा हम अफोर्ड नहीं कर सकते। क्योंकि अगर उससे ज़्यादा हमारा टेम्परेचर बढ़ा तो अल्टीमेटली क्या होगा? सी लेवल विल राइज एंड ऑल द कोस्टल सिटीज विल गेट सबमर्ज्ड। और मेन जो सिटीज़ हैं पूरे वर्ल्ड में वो कोस्ट पर ही प्रेजेंट है। न्यूयॉर्क, सिडनी, मेलबर्न, केप टाउन, इंडिया में मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, है ना। तो मेनली जो सिटीज हैं वो कोस्ट पर ही हैं, उसका नुकसान क्या पहुंचेगा? हर कंट्री को पहुंचेगा। तो आंसर क्या है इसका? UNEP। गैप कहीं पर भी आ जाए, चाहे एमिशन का है चाहे प्रोडक्शन का है, आपका रहेगा UNEP आंसर। आ जाओ, नेक्स्ट है आपका सीक्रेट पोर्टल is an online employment exchange platform for women, rural youth,
एल्डरली और ट्राइबल्स, ट्राइबल्स सी वाले कितने थे, एल्डरली वाले? ठीक है, क्या है ये पोर्टल, कौन बताएगा? ऑनलाइन है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज प्रोग्राम है। ऐसा क्या है जिसमें नहीं लिखा हो जो तुमने एक्स्ट्रा बोल दिया? ये पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है जहां पर सारे के सारे जो सीनियर सिटीजन रहेंगे उनका डेटा रहेगा। अगर उनको जॉब चाहिए है तो दे कैन मेक देयर प्रोफाइल। कोई एम्प्लॉयर है जिसको पर्सन रखना है वो भी डेटा अपना यहाँ पर रिलीज करेगा कि हमें इस पर्सन की रिक्वायरमेंट है जिसको इतना एक्सपीरियंस रहे, हमें इस फील्ड में पर्सन चाहिए है। तो ये जॉब सीकिंग प्लेटफॉर्म है बेसिकली, कि अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आपको लगता है कि आपको और भी काम मिल सकता है, आप और काम करने के लायक हैं, तो फिर आप और काम कर सकते हैं। जैसे लिंक्डइन है हमारा, वैसे इनका सीक्रेट पोर्टल है। कौन सी मिनिस्ट्री ने निकाला है ये? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, रहेगा यार। तो दिस इज रिगार्डिंग दी एल्डरली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कनमिंग डिक्लेरेशन is recently adopted by more than 100 countries. What is the objective of this declaration? Conserve biodiversity, prevent climate change, या फिर biodiversity? Okay. हम लोगों ने CBD किया था, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, 1992 से ही शुरू होता हुआ आ रहा है ये। इसी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम हर साल करते हैं एक मीटिंग जहां पर हम डिसाइड करते हैं कि हम आज के बाद ये कर देंगे, और पिछले सालों में हम लोगों ने सारी चीजें कर दी हैं। अभी जो रिसेंट मीटिंग हुई है वो कहां पर हुई है? इस एरिया में, कनमिंग एरिया में। कौन सी कंट्री में है ये? जापान या चाइना? जापान, चाइना, मलेशिया, वेनेजुएला? जापान। ठीक है, तो ये कौन सी मीटिंग है हमारी? इसमें 15th मीटिंग है। इसका हर साल का सीन नहीं है, इसका कितने साल का सीन है? 2 या 3 साल, 2 साल का है। 30 साल हो गए ना 1992 से लेकर अब तक, तो 15th मीटिंग है ये। 2 साल में हर साल एक बार होती है, 2 साल में एक बार होती है, सॉरी। थीम लिखो इसकी, थीम है इसकी इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन। इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन, बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर। इकोसिस्टम सिविलाइजेशन, इसको क्या बोलते हैं? कॉलन, सेमी कॉलन, कॉलन बोलते हैं आई थिंक। हाँ, ये लगाओ, उसके बाद लिखो बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ्स ऑन अर्थ। बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ्स ऑन अर्थ। नॉर्मली इकोलॉजिकल सिलेक्शन से ही आप इसको याद कर लेना। ठीक है, आ जाओ, आंसर क्या रहेगा इसका? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स प्रोग्राम। कि बेसिकली वो कंट्रीज, चाहे वो लीजर्ड कंट्रीज हैं, चाहे वो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इन सभी को हमें सिखाना है कि किस तरीके से आपने उन कंपनीज को रेगुलेट करना है जिनकी ब्रांचेस बहुत सारी कंट्रीज में फैली हुई हैं, जिनका हेडक्वार्टर तो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में है, बाकी सारी ब्रांचेस हैं उनकी। तो कैसे आपस में वो आपके ट्रांजैक्शंस करते हैं, क्या टैक्स को वो लोग चुरा लेते हैं, क्या टैक्स नहीं भरते कहीं पर भी, है ना? तो वो सब चीजें सिखाने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है बाय ऑप्शन फर्स्ट। इट इज इनिशिएटिव ऑफ वर्ल्ड बैंक। यस और नो? नो। आप लोगों ने सुना ये BEPS, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, कि आपने अपना जो प्रॉफिट है वो किसी और कंट्री में शिफ्ट कर दिया, आप वहां पर टैक्स भर रहे हो, लेकिन वो कंट्री में टैक्स भरा ही नहीं जाता, वहां पर जीरो टैक्स का प्रोग्राम चल रहा है। तो आपने टैक्स ना तो यहाँ भरा ना उस कंट्री में भरा, तो आपने अपना प्रॉफिट जो है शिफ्ट कर दिया। उसको रोकने के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई भी डील निकाली थी? दिस इज रिगार्डिंग दी OECD।
तो ये भी जो है आपका टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट प्रोग्राम, ये है आपका OECD प्लस UNDP का प्रोग्राम, याद रखेंगे इसे, OECD और UNDP, टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट प्रोग्राम, विदाउट बॉर्डर्स प्रोग्राम. सेकेंड ऑप्शन, इट एम्स टू सपोर्ट कंट्रीज इन बिल्डिंग टैक्स ऑडिट कैपेसिटी, कि कोई भी कंपनी आपके यहां से टैक्स ना चुरा पाए, ये आपने इंश्योर करना है. तो दिस स्टेटमेंट इज राइट. चलो, ये न्यूज में था क्योंकि इंडिया और सेशल्स के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था अंडर दिस टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के तहत. ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ. पीएम पोषण निर्माण शक्ति स्कीम, कौन सी स्कीम है जिसका रीनेम हुआ है अभी? मिड डे मील स्कीम. पहला पढ़ो ऑप्शन, द स्कीम इज फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1 टू क्लास 5th. मिड डे मील स्कीम किसके लिए थी? क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक, 8 तक. क्लास 1 सही है, प्री प्राइमरी के लिए नहीं था ये, पहले नहीं था, अब है. पहले मिड डे मील स्कीम में सिर्फ 1 to 8 क्लास हुआ करती थी. जब से इसका नाम चेंज किया है तब से इसका जो स्कोप है वो भी एक्सपेंड कर दिया गया है. ठीक बात है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सेकंड देखो जरा, द स्कीम विल ऑल्सो कवर द स्टूडेंट्स ऑफ बाल वाटिकाज एंड प्री प्राइमरी क्लासेस. यस, ओके. थर्ड, द स्कीम हैज बीन अप्रूव्ड टिल 25 से 26 तक. सही बात है. अगले 5 साल के लिए बढ़ा दी गई है, नाम चेंज कर दिया गया है, नए कंपोनेंट्स ऐड कर दिए गए हैं, स्कोप बढ़ा दिया गया है. पहली बार इसमें हम क्या लेकर आए हैं? सोशल ऑडिट का प्रोग्राम. सबसे पहले इंडिया में कौन से एक्ट के तहत आया था सोशल ऑडिट का फंडा? कौन सा? 73rd अमेंडमेंट में एक्ट, उसमें नहीं आया था. उसमें तो सिंपल हमने पंचायत को थोड़ा सा वो कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया था. ये वाला है आपका मनरेगा स्कीम, 2005 में. 2005 में एक्ट आया था. पहला ही एक्ट ऐसा था जहां पर हम लोगों ने रखा था प्रोग्राम फॉर द सोशल ऑडिट. इसका मतलब है कि कोई भी स्कीम इंप्लीमेंट हुई है या नहीं हुई है, कौन बताएगा? सरकार बताएगी, लोग बताएंगे जिनके एरियाज में स्कीम इंप्लीमेंट एक्चुअली में की गई थी. ठीक बात है. तो अभी भी जो ये आपका मिड डे मील स्कीम है उसका जो नाम चेंज किया गया उसमें भी सेम कंसेप्ट है कि लोगों को खाना मिला है कि नहीं मिला है, कौन बताएंगे? वो बच्चे बताएंगे. कौन करेगा ऑडिट? सरकार करेगी या फिर वॉलंटियर्स करे जाएंगे? यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स करेंगे, प्रोफेसर्स करेंगे, IIT के बच्चे करेंगे, NGOs के बच्चे करेंगे. एक्चुअल में क्या स्कीम बढ़िया इंप्लीमेंट हुई है, खाना कैसा था, खाने का टेस्ट कैसा था, क्या क्वालिटी वाइज बढ़िया था कि नहीं बढ़िया था, न्यूट्रिशन वाइज बढ़िया था कि नहीं बढ़िया, सब चीजें पूछेंगे आप लोग बच्चों से जाकर. ठीक है, तभी तो पता लगेगा एक्चुअल में सिचुएशन है क्या. सरकार तो बहुत कुछ कहती है, वो सही है गलत है पता हम लोग करेंगे. तो यहाँ पर भी मिड डे मील स्कीम में भी हम लोग क्या लेकर आ चुके हैं? सोशल ऑडिट लेकर आ चुके हैं, सेम एज फॉर दी मनरेगा स्कीम. ठीक है, आंसर क्या रहेगा इसका? B 2 and 3. ठीक बात है. चलो आ जाओ फिर नेक्स्ट. बाय विच ईयर द IATA इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन विल अचीव द नेट जीरो कार्बन एमिशन? 2050, 55, 60 या 70? 2050. कैसे करोगे इस पूरी इंडस्ट्री को कार्बन न्यूट्रल फ्री? कार्बन न्यूट्रल कैसे करोगे या कार्बन फ्री कैसे करोगे? बताओ, क्या बता रहे थे? कुछ नहीं बता रहे थे. बाय फ्यूल, बायोफ्यूल. अच्छा, लगा बायोफ्यूल. हाँ, बायोफ्यूल आप यूज कर सकते हो. आप जितना भी आपका ये ABF यूज होता है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ATF, उसमें आप कहीं ना कहीं कम एमिशंस के लिए टेक्नोलॉजी बढ़ा सकते हो, है ना. तो फ्यूल को आप ठीक कर सकते हो. तो ये सारी चीजें आप करो और अल्टीमेट 2050 तक हम लोग पूरी की पूरी ग्लोबल एयर इंडस्ट्री को बना देंगे कार्बन फ्री. ठीक बात है. चलो नेक्स्ट आओ जरा. आंसर है आपका C.
नेक्स्ट है हीट। हीट हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट के बारे में बताना, जिसका नाम क्या है, अभ्यास है। फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। कितने सुना है इसके बारे में? सुना है इसके बारे में? नहीं सुना। ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। इट इज डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। होता क्या है नॉर्मली कि आपने कोई भी मिसाइल बनाई है, क्रूज मिसाइल है, कि कोई बाहर से मिसाइल आएगी, उसको हमें उड़ाना है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, मिसाइल भी होनी चाहिए, और जो जिस चीज़ को उड़ाना है वो भी होना चाहिए प्रैक्टिस के लिए। जिसको उड़ाना है वो क्या है, ये हीट, अभ्यास भी जिसको हम लोग बोल रहे हैं। कि एक्चुअल में क्या नाग मिसाइल ने टैंक को उड़ाया कि नहीं उड़ाया, पहले खुद भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हमें। इट इज अ काइंड ऑफ प्रैक्टिस सेशंस, पेपर से पहले की तैयारी। इट इज डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। यस, पढ़ो जरा सेकंड स्टेटमेंट। इट विल बी यूज्ड एज एन एरियल टारगेट फॉर इवैल्यूएशन ऑफ वेरियस मिसाइल सिस्टम्स। ठीक बात है। इसकी फुल फॉर्म पर क्वेश्चन आता है, इसके ऑब्जेक्टिव पर क्वेश्चन आता है, इसके टाइप पर क्वेश्चन आता है। डीआरडीओ में किसने बनाया है इसको, लिखो जरा। इट इज डेवलप्ड बाय एडीई। एडीई एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट। कहां पर इसका हेडक्वार्टर, बेंगलुरु। एडीई का बता रही हूं, बेंगलुरु। चलो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, शाहे। शाहे कह लो, शाही कह लो, मर्जी है तुम्हारी। पहला स्टेटमेंट, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग शाही। ये है फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज द फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बाय चाइना। नाम ऐसे ही होते हैं यहाँ पर, शी जिनपिंग XI, याद कर सकते हो, ऐसे चाइना का है। और एक ऐसा है सबसे पहला चाइना का सोलर ऑब्जर्वेशन, सन को ऑब्जर्व करने के लिए। उससे पहले इंडिया ने कौन सा भेजा है अभी तक, भेज दिया है, भेज दिया है, पहुंच गया वहां तक, पता नहीं, अभी लॉन्च नहीं किया है। एक था आपका नासा का पार्कर सोलर प्रोब ऑन द नेम ऑफ पार्कर, यूजीन पार्कर, EUGENE। सही बात है, पार्कर भी याद कर सकते हो, मामा का लड़का है हमारे। सेकेंड स्टेटमेंट, इट इज प्लेस्ड एट 571 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। इतनी पास रहेगा, सन को ऑब्जर्व करना है तो, अर्थ को ऑब्जर्व नहीं कर रहा फिर ये। अगर सन को ऑब्जर्व करना ही है तो दूर जा भाई, यहां तो हम ही ना देख लेंगे। क्या लगता है, आपका नाम क्या है? भरत। भरत क्या लगता है? कुछ भी हो सकता है जिंदगी में, इसमें क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है। आंसर है इसका सी, बोथ 1 and 2। बहुत कम ऑर्बिट पर है ये, बहुत कम ऑल्टीट्यूड पर है। दैट वाज द फर्स्ट क्रिटिसिज्म ऑफ दिस मिशन। सेम वही चीज, कोरोना से सोलर विंड्स क्यों निकल रही हैं, CMEs क्यों निकल रहे हैं, कोरोनल मास इजेक्शन क्यों हो रहा है, ये सब पता करने के लिए क्या आया है आपका, अगेन चाइना वाला शाही। रहेगा याद, शाही से याद किया है मैंने तो इसको, आप जैसे करना चाहो। चलो नेक्स्ट है, ये हम कर चुके हैं कल, फिट फॉर 55 मिशन। EU अब ये है क्या, कौन बताएगा? हमें करना क्या है 55, हमें 55% तक एमिशंस को कम करना है बाय 2030। क्वेश्चन है अब ये कि बाय 55 या फिर 255, अप टू
नहीं, बाय ही हम लेके चलेंगे। हम लोगों ने जो ग्लोबल मीथेन प्लेज करी थी, ग्लोबल मीथेन प्लेज याद है किसी को? 30% रिमूव डिक्रीज करना था मीथेन के एमिशन को, अप टू था वो, तो 30% वाला अप टू था ग्लोबल मीथेन प्लेज वाला। ये वाला है आपका बाय वाला, बाय 55% बाय 2030। ठीक बात है, चलो। Where was world's first automated driverless train launched? पोलैंड, जापान, हंगरी या जर्मनी? जापान? पोलैंड? जर्मनी कैसे दिमाग में आएगी हमसे? तो जापान से सारे के सारे, फिर एक्सप्रेशंस देख के मेरी शक्ल ही ऐसी है, जापान भी हो सकता है आंसर। क्या लगता है आपको? आपका नाम क्या है? सुखवीर। सुखवीर, क्या लगता है जापान है जर्मनी है? जर्मनी। सुखवीर सही कह रहे हैं, आंसर है इसका जर्मनी। वर्ल्ड की पहली ड्राइवरलेस ऑटोमेटेड ट्रेन आई है जर्मनी में। कोई ड्राइवर होगा फिर इसमें? सुपरवाइज करने के लिए तो रहेगा। हाँ यार रहेगा, ड्राइवरलेस तो ऐसा होगा कि चल सकती है, बट भरोसा नहीं ना अभी तक। जब चल जाएगी तब ड्राइवर को हटा देंगे। अब जर्मनी में है, आंसर रहेगा आपका इसका डी। चलो नेक्स्ट है आपका जेम्स वेब टेलीस्कोप। फर्स्ट ऑप्शन इट इज प्रोजेक्ट ऑफ नासा ओनली? नो, कौन कौन है फिर इसमें? और नासा, ESA यूरोपियन वाला, और CSA भी, कैनेडियन स्पेस एजेंसी भी। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। सेकेंड ऑप्शन, वेब विल नॉट एक्चुअली ऑर्बिट अराउंड द अर्थ बट इट विल ऑर्बिट अराउंड द सन एट L2 पॉइंट, लैग्रांजे सन 2 पॉइंट। हाँ और ना? सही बात है। किसका सक्सेसर है ये? हब्बल स्पेस टेलीस्कोप का। वो कहां पर ऑर्बिट कर रहा है? सन के अराउंड ही, वो भी वो अर्थ के अराउंड है, एट किलोमीटर ऑफ अराउंड लो अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट अराउंड 500 किलोमीटर। चलो इसका आंसर क्या रहेगा फिर? अब ओनली 2। ठीक है, यहां पर खत्म होते हैं सिर्फ और सिर्फ, आराम से एक मिनट, 25 क्वेश्चन ऑफ अक्टूबर। कल हम करेंगे, कल संडे है तो छुट्टी नहीं चाहिए? ठीक है, कल हम लोग करेंगे अक्टूबर के बाकी बचे हुए 25 क्वेश्चन। सुनो, आप लोगों के लिए होमवर्क है एक चीज, आपने सोचकर आना है कि हम लोगों को कितने मंथ्स के करने, उस हिसाब से स्ट्रेटेजी में बनाऊंगी अपनी। मेरा मन है 12 करवाने का, क्योंकि मैं रिस्क लेना चाहती। हाँ, मेरा मन है 12 महीने करवाने का, और 12 महीने में कायदे से करके जाने चाहिए, क्योंकि पेपर ना बहुत पोस्टपोन हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पेपर ना पहले बन चुका होगा। सुन लो भाइयों बहनों, भाई जी यहाँ, मेरा ये मानना है कि जो पेपर है अगर पहले बन चुका होगा, 3-4 महीने पहले जब इसने एक्चुअल पेपर होना था, पोस्टपोन होता चला जा रहा है ना बेसिकली ये, तो मुझे लगता है कि 12 महीने में कवर करने चाहिए फॉर दी सेफ साइड। और 12 महीने ही हम करेंगे, क्योंकि रिवीजन तो नॉर्मली कर भी रहे होते हैं क्लासेस में ही, है ना, तो उसके लिए हमें अलग से स्पेशल क्लासेस लगाने की जरूरत है नहीं इतनी। ठीक है, तो 12 महीने करेंगे। कल मिलते हैं विद नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस ऑफ अक्टूबर 2021। किसी को कोई डाउट?